नमस्कार साथियों, मैं हूं कुलदीप जहांगीर। सामान्य ज्ञान ग्रुप परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को गुड मॉर्निंग दोस्तों। सभी ऑनलाइन आ चुके हैं? सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए, तो दोस्तों सभी वीडियो को लाइक कर देंगे। पहले सभी वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। पहले आप जैसे ये लाइव क्लास चलती है दोस्तों, तो आप इसको क्या है, पहले शेयर कर दिया करें वीडियो को। जैसे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाता है, पहले ही आप शेयर कर दिया करें, ताकि पहले ही जो जुड़ने वाले हैं, जो क्लास को देखने वाले हैं, वो पहले से ही उनको क्लास मिल जाए। ठीक है, चलो। तो अपन बात कर रहे थे कोहलबर्ग के सिद्धांत के बारे में, यानी कि नैतिक विकास का सिद्धांत अपन पढ़ रहे थे। पिछली वाली क्लास में आपको पता होगा कि अपन नैतिक विकास का सिद्धांत पढ़ रहे थे। कौन सा सिद्धांत पढ़ रहे थे? नैतिक विकास का सिद्धांत पढ़ रहे थे। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? सबसे पहले आंसर मैं आपसे पूछने वाला हूं, जो अपन ने कल क्लास ली थी। एक एक चीज मैं आपसे पूछने वाला हूं, बिल्कुल सारी चीजें क्लियर हो गई होगी आपके। आप सारी चीजें क्लियर कर चुके हो। पिछली वाली जो क्लास थी उसमें मैंने आपको डिटेल से पढ़ाया था, सारी चीजें आपको वहीं पर क्लियर करवा दी थी। और पूरी क्लास में दोस्तों अपन ने इतना इतना डीप से पढ़ा है दोस्तों, कि आपको सारा याद हो गया होगा। ठीक है, चलो। तो मैं आपसे पूछूंगा दोस्तों कि अगर नैतिक विकास का सिद्धांत पूछ ले कि नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था, तो आंसर क्या आना चाहिए? कोहलबर्ग ने आया था, ना कि कोहलर। कोहलर अलग है दोस्तों, गेस्टाल्टवाद का है वो, और जबकि ये कोहलबर्ग अलग है। ये कहाँ के निवासी थे? कहाँ के निवासी थे? तो इसका आंसर आएगा दोस्तों अपना अमेरिकन के निवासी थे। ये सिद्धांत कब दिया था? जल्दी से बताइए, ये सिद्धांत कब दिया था इन्होंने? 1900। जल्दी से जुड़ेंगे लोग। पहले पहले आप जल्दी से ऑनलाइन आ जाइए, जल्दी से ऑनलाइन जुड़ चुके होंगे। फिर इसके बाद अपन नेक्स्ट आज की बात करने वाले हैं क्लास में। तो इसकी मैंने आपको बताया था कि नैतिक विकास का सिद्धांत क्या होता है, नैतिक गुण क्या होते हैं, और नैतिक विकास कब कब होता है। इसके बारे में कोहलबर्ग ने कितनी अवस्थाएं दी? 3 अवस्थाएं दी थी। कितनी अवस्थाएं दी? 3 अवस्थाएं। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि कोहलबर्ग की कितनी अवस्थाएं, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? 3 अवस्थाएं आना चाहिए। अगर ऑब्जेक्टिव में 3 नहीं है और 6 है, क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। अगर ऑब्जेक्टिव में 3 नहीं है, 6 है, तो आपका आंसर भी क्या आना चाहिए? 6 आना चाहिए। क्योंकि हर एक अवस्था में 2 उप स्तर है। कितने उप स्तर है? 2 उप स्तर है। यानी कि हर एक अवस्था में 2 उप स्तर है, यानी कि टोटल कितने उप स्तर हुए? 6 उप स्तर हुए। कितने उप स्तर हुए? 6 उप स्तर हुए। तो आपका आंसर भी क्या आना चाहिए? 6 आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ? ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। इसके बाद बात करें अपन कि मैंने आपको पिछली वाली क्लास में पहली वाली जो अवस्था थी, पूर्व परंपरागत अवस्था, इसके बारे में अपन ने बात कर ली थी। पूर्व परंपरागत अवस्था के बारे में अपन ने मैंने आपसे बात कर ली थी। कितने उपस्तर थे इसके? 2 उपस्तर थे। कौन कौन से थे? एक था प्रशंसा की अवस्था, और दूसरी थी सॉरी, प्रशंसा की अवस्था नहीं थी पहले। उसमें जो पहले वाले की जो पूर्व परंपरागत अवस्था थी, उसकी 2 उपस्तर थे। 2 उपस्तर में पहला कौन सा था? जल्दी से बताइए। भय के कारण सीखता है उसमें, यानी कि दंड और क्षमा, आज्ञा का पालन करता है, दंड का पालन करता है। तो ये उसके उप स्तर थे। और दूसरा एक और उप स्तर था, जिस बताइए जल्दी से, क्या था वो? ईगो, स्टेज ऑफ ईगो। यानी कि ये 2 उप स्तर मैंने आपको बता दिए थे, आपको समझा दिए थे। ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं आज की क्लास में। आज ये सिद्धांत कंप्लीट हो जाएगा। आज के सिद्धांत में अपन बात करेंगे जो बाकी की 2 अवस्थाएं बची हुई थी, उनके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, चलो देखो इधर। दूसरी अवस्था है दोस्तों, पहले वाली थी पूर्व परंपरागत, अब ये आ जाएगी परंपरागत। परंपरागत अवस्था या नैतिक अवस्था। इसको ही बोलते हैं ऋत्य काल। अब अवस्था की जगह स्तर लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, स्तर या चरण। ठीक है, क्लियर है? ये सारी चीज अपन बताएंगे। मैंने बोला परंपरागत अवस्था, नैतिक अवस्था, ऋत्यकाल, स्तर यानी कि चरण। अवस्था को आप क्या बोल सकते हो? चरण भी बोल सकते हो, या फिर एक स्टेज बोल सकते हो। स्टेज का मतलब स्तर, एक स्तर से दूसरे स्तर, एक अवस्था से दूसरी अवस्था, एक चरण से दूसरा चरण। ठीक है, क्लियर है? परंपरागत को इसको बोलते हैं। ठीक है, आपको मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखना नाम परंपरागत वाला, क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो यहां पर लिखा है नैतिक अवस्था। इसका मतलब नैतिक अवस्था, जब इसी अवस्था का नाम नैतिक है, तो यानी कि इसमें क्या गुण विकसित हो जाएंगे? नैतिक गुण विकसित हो जाते हैं। यानी कि इसमें क्या हो जाते हैं दोस्तों? नैतिक गुण
नैतिक गुण उत्पन्न हो जाते हैं। नैतिक गुण क्या हो जाते हैं? उत्पन्न हो जाते हैं। अब उस अवस्था में, पहले वाली अवस्था में वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं होता, जबकि यहाँ पर क्या हो जाएगा? वास्तविक स्वरूप, वास्तविक नैतिक स्वरूप, जो नैतिक गुण होते हैं उनके वास्तविक स्वरूप का अब उसको कोई पागल नहीं बनाएगा। अब वो समझ चुका है, कोई दंड के कारण उसको कोई नहीं बता सकता है। अगर उसको आप कहोगे तो भी वो चीज करने लग जाएगा, क्योंकि उसको वास्तविक स्वरूप का क्या हो गया? ज्ञान हो गया। क्या हो गया? ज्ञान हो गया। यानी कि अपन बात करें यहाँ पर नैतिक गुण उत्पन्न हो जाते हैं, क्योंकि इसी अवस्था का नाम भी क्या है? नैतिक अवस्था। इस अवस्था का नाम भी क्या है? नैतिक अवस्था। यानी कि जिस अवस्था का नाम ही नैतिक है तो उसमें नैतिक गुण उत्पन्न होंगे। अब नैतिक गुण उत्पन्न होंगे यानी कि वास्तविक स्वरूप का क्या हो गया? ज्ञान हो गया। अब नैतिक, अब क्या हो जाएगा? इस अवस्था की अगर बात करें दोस्तों, इसमें एक चीज ध्यान रखना, आप नोट लगा के रखता हूं मैं। नैतिक गुण का, नैतिक गुण क्या सर्वश्रेष्ठ स्तर कौन सा है? सर्वश्रेष्ठ स्तर। आपको ध्यान रखना है, अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ लेते हैं कि नैतिक गुण का सर्वश्रेष्ठ स्तर कौन सा है, क्या बोल रहा हूं मैं? आपसे अगर एग्जाम में ये पूछ लेते हैं कि नैतिक गुण का सर्वश्रेष्ठ स्तर कौन सा है, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? परंपरागत अवस्था। देखो ये क्यों है, क्या कारण है इसका, सुनना। इसका कारण ये है कि मैंने आपको बताया, जब पहले वाली क्लास लगी थी, पूर्व की जो एक क्लास लग चुकी है, उसमें मैंने आपको तीनों अवस्थाएं बता दी थी। तो तीनों अवस्थाएं जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने आपके सबके दो उप स्तर बता दिए थे। तो दो उपस्तर में, परंपरागत में भी दो उपस्तर थे, एक तो प्रशंसा का था और एक सामाजिक से संबंध था। तो इस अवस्था में दोस्तों वो क्या करता है कि समाज से रिलेटेड सारे काम करने लग जाता है, यानी कि समाज के बारे में जानने लग जाता है। अब जिस स्टेज में अगर वो समाज के बारे में जानने लग जाता है तो वो उसके लिए क्या हो गई? सर्वश्रेष्ठ हो गई। एक बालक के लिए सर्वश्रेष्ठ क्या होता है? जब वो उस चीज को डायरेक्टली जानने लग जाता है। अब यहाँ पर क्या करेगा? ये नैतिक गुण उत्पन्न हो जाते हैं, यानी कि एक नया नया गुण आ गया उसको, नैतिक गुण। तो मजा आएगा दोस्तों, हर एक काम करने में, हर एक चीज करने में उसको मजा आएगा। अब वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो गया किसको? बालक को नैतिक जो गुण है उसके वास्तविक स्वरूप का क्या हो गया? ज्ञान हो गया। और नैतिक गुण का सर्वश्रेष्ठ स्तर है, ये आपको डायरेक्ट याद रखना है कि ये जो स्तर है, कौन सा वाला स्तर? परंपरागत अवस्था या नैतिक अवस्था, रित्यकाल स्तर, यानी कि ये जो स्तर है, ये अवस्था जो है परंपरागत वाली, ये सर्वश्रेष्ठ स्तर है। किसके अनुसार? कोहलबर्ग के अनुसार। कोहलबर्ग के अनुसार सर्वश्रेष्ठ स्तर किसको बताया गया है? परंपरागत को बताया गया। अगर आपसे एग्जाम में ऐसा पूछ लेते तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? परंपरागत आना चाहिए। ठीक है। अब इसकी कड़ी कहां से कहां तक चलती है? देखो, इसकी अपने उम्र सीमा लिखी नहीं, यहां पर बताओ, जल्दी से बताओ, उम्र सीमा क्या बताई थी मैंने आपको? उम्र सीमा, उम्र सीमा क्या थी इसकी? 4 से 10 होता, तो ये 10 से 13 वर्ष। कितना है? 10 से 13 वर्ष। तो ये नहीं कि 10 से 13 वर्ष किस किस की अवस्था रहती है? जल्दी से बताइए। बाल्यावस्था से किशोरावस्था तक। किशोरावस्था तक यानी कि पूरा कंप्लीटली किशोर अवस्था नहीं बोल सकते हैं, बाल्यावस्था तो बोल सकते हैं। बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था से लेकर पूर्व किशोर अवस्था तक। आप ऐसा भी बोल सकते हो, उत्तर बाल्यावस्था से लेकर पूर्व किशोर अवस्था तक चलने वाला स्तर। ठीक है। यानी कि बाल्यावस्था से लेके किशोर अवस्था तक चलने वाला कौन सा स्तर है? परंपरागत अवस्था। ठीक है, समझ में आया? एक बार फिर से समझाता हूं क्या है। अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर सेकंड वाले स्टेज की, उसका नाम है परंपरागत अवस्था। आपसे अगर ये पूछ लेते हैं कि कोहलबर्ग के अनुसार सर्वश्रेष्ठ स्तर कौन सा है, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? परंपरागत स्तर। इसके बाद नैतिक गुण कौन सी अवस्था में उत्पन्न होता है? डायरेक्ट पूछेंगे दोस्तों ऐसे क्वेश्चन, वो एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि नैतिक गुण ऐसी कौन सा स्तर था या ऐसी कौन सी अवस्था थी जिसमें नैतिक गुण उत्पन्न हो जाते हैं और वास्तविक स्वरूप का ज्ञान उसे हो जाता है। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? परंपरागत स्तर आना चाहिए। बाल्य अवस्था से लेकर किशोर अवस्था तक चलने वाली कड़ी कौन सी है, स्तर कौन सा है, अवस्था कौन सी है? तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? परंपरागत अवस्था। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम?
परंपरागत अवस्था की अपन बात कर रहे हैं। यहां तक किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं, नहीं है प्रॉब्लम, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, मिटा दूं, चलो। तो आया दोस्तों आपको समझ में, सभी को क्लियर हो गया होगा कि मैंने क्या बोला अभी तक। जो जो भी अपने हर एक क्वेश्चन बन सकता है आपसे, जो जो भी मैं बोल रहा हूं वहां से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनकी मैं चर्चा करूंगा, मैं उनके बारे में आपको बताऊंगा कि यहां से एक ही क्वेश्चन बन सकता है, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, चलो। अब मैंने आपको बताया कि परंपरागत अवस्था में कितने स्तर होते हैं, दो उप स्तर होते हैं। कितने उप स्तर होते हैं, दो उप स्तर होते हैं। दो उप स्तर में पहले उप स्तर की बात करते हैं अपन। इस अवस्था का पहला उप स्तर में लिखने वाला हूं, क्या है, प्रशंसा की अवस्था। प्रशंसा की अवस्था, इसी को बोलते हैं स्वयं उत्तम की अवस्था। इसी को क्या बोलते हैं, स्वयं उत्तम अवस्था। अब देखो, मैंने लाइन बोली प्रशंसा की अवस्था, बिल्कुल आपको जैसे मैंने वहां पर बोला था आपसे कि दंड और आज्ञा की अवस्था, तो यानी कि दंड से आज्ञा का पालन कब करेगा, जब उसे दंड देगी। नैतिक गुणों का पालन कब करेगा, नैतिक विकास कब होगा उसमें, जब उसे दंड मिलेगा। समाज के द्वारा, माता पिता के द्वारा, परिजनों के द्वारा, आसपास के लोगों, पड़ोसी, स्कूल के द्वारा जो भी वो कार्य करेगा, जो भी कहने पर कार्य करेगा, वो सब क्यों करेगा, क्योंकि उसको दंड दिया जा रहा है। उसको ज्ञान नहीं है, वास्तविकता की समझ नहीं है, उसको बिल्कुल भी इच्छा नहीं है किसी कार्य को करने की, लेकिन वो भय के माध्यम से, यानी कि वहां पर मेन टारगेट किसको बनाया गया है, भय को बनाया गया है, दंड को बनाया गया है। दूसरी स्टेज आती है वहां पर अहंकार की भावना, क्योंकि वो अहंकार में आ जाता है। अब जो भी काम करेगा अहम के कारण करेगा, कोई लालच के कारण करेगा, चोरी करने लग जाएगा, लेकिन वहां पर उसको क्या होता है, वास्तविक स्वरूप का ज्ञान बिल्कुल भी नहीं होता है। वास्तविक स्वरूप का ज्ञान कहां पर होगा, इस अवस्था में होगा। नैतिक गुणों का नियम कहां पर करेगा, वो पालन यहां पर करेगा। ठीक है, क्लियर है। अब इसमें आ रहा है, देखो प्रशंसा की अवस्था में बता रहा हूं इसको, कौन सी अवस्था, प्रशंसा की अवस्था। अब यहां पर जो भी नैतिक गुणों का प्रदर्शन करेगा वो किसके माध्यम से करेगा, प्रशंसा के कारण करेगा। किसके कारण करेगा, प्रशंसा के कारण करेगा। यानी कि बालक इस अवस्था में क्या लिखेंगे, बालक इस अवस्था में जो भी कार्य करेगा, जो भी कार्य करेगा प्रशंसा प्राप्त करने के लिए करेगा, प्रशंसा के लिए करेगा, ऐसा भी लिख सकते हैं, प्रशंसा के लिए करेगा। अर्थात बालक में, अर्थात बालक में क्या हो जाएगा, प्रशंसा की प्रबल भावना, बालक में प्रशंसा प्रशंसा की प्रबल भावना, प्रबल भावना विकसित हो जाती है। क्या हो जाती है दोस्तों, विकसित हो जाती है। क्या लिखा मैंने, समझना इसको। यहां पर बोल रहा हूं मैं इस स्टेज के बारे में, प्रशंसा की अवस्था के बारे में। यानी कि जो भी बालक को कार्य करेगा या जो भी नैतिक गुण उसको नैतिक गुण उत्पन्न हो गए उसमें, अब वो उसके उस कार्य को करने में क्या मजा भी आएगा, तो यानी कि प्रशंसा मिलेगी, क्योंकि उसको बधाई देंगे। जैसे मान लो आप उससे कोई भी काम करने के लिए बोलेंगे, या फिर आप कोई भी उसको एनीवन कोई भी आप उसको कार्य करवाओगे, तो दोस्तों बिल्कुल वो प्रसन्न होगा, क्योंकि उसको पता है कि मुझे प्रसन्नता मिलने वाली है। यहाँ पर सब उसको बुलाएंगे, आपने देखा होगा बालक को बुलाते माता पिता बोलते शाबाश बेटा मेरा हमारा तो बहुत बहादुर है, बहुत समझदार है, तो वो मन ही मन दोस्तों खड़ा हो जाता है, बिल्कुल एक ही स्थिति में, एक पोजीशन में खड़ा रहता है। और प्रशंसा लेके लिए शर्म और गर्व की आयु, आपको पता होगा, सारी चीजें मैंने क्लियर कर दी थी पहले। वहां पर शर्म और गर्व की आयु बिल्कुल खड़ा रहता है एक ही जगह पर। वो सारी जितनी भी प्रशंसा करे जाएंगे, मेहमान आएंगे, मेहमानों के सामने उसकी प्रशंसा करोगे आप, तो बिल्कुल वो बहुत ज्यादा खुश होता रहता है। और आप उसको बोलोगे कि ये लेके आओ, वो लेके आओ, सारे काम करने का नैतिक गुण, यानी कि जितने भी नैतिक गुण रहेंगे
वो प्रशंसा प्राप्त करने के लिए करता है, गर्व महसूस करता है इस अवस्था में। ठीक है, यानी कि अपन ऐसा बोल सकते हैं कि अर्थात माता पिता परिजन, आसपास के पड़ोस ले लेंगे अपन, आसपास के पड़ोस, स्कूल ले लो आप, स्कूल, समाज, ये सब ले रहा हूं मैं यहां पर। मैं बोल रहा हूं यानी कि अर्थात माता पिता, परिजन, आसपास के पड़ोस, स्कूल वगैरह जहां पर भी बालक जाता है वहां से प्रशंसा प्राप्त करने, समाज से प्रशंसा प्राप्त करने के लिए कार्य करता है। यानी कि अपन ये भी बोल सकते हैं कि स्वयं को, पहले आप ऐसा करो, इसको समझ लेते हैं, पहले जगह नहीं रही वापस लिखा दूंगा मैं। प्रशंसा की अवस्था, बालक इस अवस्था में जो भी कार्य करेगा, बालक इस अवस्था में जो भी कार्य करेगा वो दूसरों से प्रशंसा प्राप्त करने के लिए करेगा। माता पिता हो, समाज हो, कोई पड़ोस के बच्चे परिजन हो, या फिर स्कूल हो, कहीं पर भी जहां और जाता है वो कार्य, जो भी कार्य करेगा, आप जो भी नैतिक गुणों का प्रदर्शन करेगा, वो क्यों करेगा? क्योंकि उसको प्रशंसा प्राप्त करनी है। यानी कि एक टारगेट, एक वर्ड में बोल सकता हूं मैं आपको कि वो अपने आप को उत्तम बनाने की कोशिश करेगा। क्या करेगा दोस्तों? अपने आप को उत्तम बनाने की कोशिश करेगा। आप इधर इसको समझ में आई ये चीज सारी को, सभी को समझ में आ गई, सभी के दिमाग में बैठ गई ये सारी चीजें। क्लास कैसी लग रही है आपको? क्लास में कोई प्रॉब्लम है? किसी को कोई चीज समझ में नहीं आ रही हो तो आप मुझे बता सकते हो। सारी चीजें मजा आ रहा है ना क्लास में? बिल्कुल मजा आना चाहिए। बस एक ही चीज मांगता हूं मैं आपसे, क्लास में मजा आना चाहिए। जो भी आपको मैटर दिया जा रहा है दोस्तों, बहुत ज्यादा मैं डीप से पढ़ा रहा हूं ताकि आपको दोबारा जिंदगी में, लाइफ में कभी भी आपको पढ़ने की जरूरत ना पड़े साइकोलॉजी। फिर भी व्यवहारिक चीजें आप ध्यान रखें दोस्तों, यहां से व्यवहारिक चीजें कुछ भी पूछ सकते हैं, आपको व्यवहार के तरीके से वो आंसर लगाना है। ठीक है, क्लियर है? ये चीज आपको समझ में आई? वर्डों का ही खेल है दोस्तों, यहाँ पर शब्दों का ही खेल है। जो भी शब्द आ रहे हैं उनको मैं खुल के बताना चाह रहा हूँ कि आपको एक एक चीज आप ध्यान से पढ़ो। ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल देने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको वो चीज समझ में आ जाए। क्लियर है? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, चलो। अब मैं बोल रहा हूं कि यानी बालक ऐसा कार्य क्यों करेगा? बालक ऐसा कार्य क्यों करेगा? क्योंकि वो, डायरेक्ट लिखते हैं, बालक स्वयं को उत्तम बनाने का प्रयास करेगा या करता है, प्रयास करता है। और चिंतन का स्वरूप, यानी कि वो दिमाग में कैसे सोचता है, चिंतन का स्वरूप क्या हो जाएगा? चिंतन का स्वरूप किसके लिए? समाज के लिए, यानी कि समाज के लिए सोचेगा वो, ताकि मुझे समाज से क्या मिले? प्रशंसा मिले, प्रशंसा मिले। इस तरह का चिंतन करेगा वो। जो भी कार्य करता रहेगा दोस्तों, कार्य करते टाइम नैतिक गुण का प्रदर्शन करेगा, तब उसके दिमाग में कुछ ना कुछ चीजें चल रही होगी। तो वो दिमाग में क्या लेके चलेगा? दिमाग में लेके चलेगा कि मुझे जहां पर मैं जिसका कार्य कर रहा हूँ, जिस समाज का कार्य कर रहा हूँ, जो माता पिता के मैं कार्य कर रहा हूँ, जो परिजन के मैं कार्य कर रहा हूँ, या फिर जो भी मेरे आस पास के पड़ोस स्कूल का मैं कार्य कर रहा हूँ, वो दिमाग में एक ही चिंतन लेके चलता है कि मुझे समाज से क्या मिलेगी? प्रशंसा मिलेगी। क्या मिलेगी? प्रशंसा मिलेगी। यानी कि अपना परिवेश, अपना परिवेश, अपने एकमात्र परिवेश के कारण वो ऐसा करता रहता है। ठीक है, क्लियर है? यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम है तो बता सकते हो। समझ में आ रहा है दोस्तों तो बिल्कुल तालियां बजाइए, मजे से आना चाहिए दोस्तों, समझ में सभी को क्लियर हो जाना चाहिए। आपको इतना डिटेल से पढ़ा रहा हूं, सबको मजा आना चाहिए क्लास में। सभी को अच्छी लग रही है क्लास? सभी को क्लियर है? चलो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। मिटा दूं? चलो,
अब बात करते हैं सेकंड वाले स्तर के बारे में। सेकंड वाले स्तर का नाम है सामाजिक अनुरूपता, बी, द्वितीय स्तर। दो उप स्तर बताया मैंने आपको, पहला बता दिया प्रशंसा की अवस्था, दूसरा आएगा सामाजिक अनुरूपता। सामाजिक अनुरूपता की अवस्था, की अवस्था। ठीक है, क्लियर है, नाम समझ में आया आपका। सामाजिक अनुरूपता यानी कि समाज से जो भी देखेगा वही सीखेगा। अब देखो, जहां पर मैं आपसे बोल दूं समाज के बारे में जो बात आ जाती है ना, वही सर्वश्रेष्ठ होती है नैतिक गुणों के लिए, क्योंकि नैतिक गुणों का प्रदर्शन भी कहाँ करने वाला है, समाज से करने वाला है। नैतिक गुणों का प्रदर्शन भी तो समाज में करने वाला ही है। बाकी नैतिक गुणों का जो हो सीखने का जो कार्य किया है वो भी कहां से किया है, उसने समाज से किया है। इसीलिए सर्वश्रेष्ठ उप स्तर है ये। क्या है, सर्वश्रेष्ठ उप स्तर। क्या बोल रहा हूं मैं, सुनना। अगर आपसे ये पूछ लेते हैं कि सर्वश्रेष्ठ स्तर कौन सा है, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, परंपरागत। ध्यान देना मेरी बात पे, मैं क्या बोल रहा हूं। अब आपसे पूछ लेते हैं कि सर्वश्रेष्ठ स्तर कौन सा है कोहल वर्ग के अनुसार या हमारे भी अनुसार, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, परंपरागत अवस्था या परंपरागत स्तर। अगर आपसे ये पूछ लेते हैं कि सर्वश्रेष्ठ कोहल वर्ग के अनुसार सर्वश्रेष्ठ उप स्तर कौन सा है, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, सामाजिक अनुरूपता की अवस्था। बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए आपको कि सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। मैं बार बार रिपीट करवा रहा हूं इन चीजों को, बार बार मैं बोल रहा हूं कि आपको गलती कहां करने वाले हो आप। एक बार में कोई भी डिसीजन मत लेना, दो तीन बार पढ़ना उसको क्वेश्चन को और फिर समझना, फिर ऑब्जर्वेशन करना, फिर उसी के बाद टिक लगाना साइकोलॉजी में। ऐसे धूल में लट मत चला देना वहां पर। साइकोलॉजी के क्वेश्चन आपको बहुत घुमा के फिरा के और उलझा के आएंगे। ऐसे नहीं आएंगे आपको डायरेक्ट पटक देंगे। दो या तीन चार 10 क्वेश्चन भी ऐसे नहीं रहते जो आपको डायरेक्ट मिल जाएंगे। बाकी सारे क्वेश्चन 70-80 क्वेश्चन में से 80 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, 80 85 के लमसम टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं, 85 टीचिंग मेथड समेत। इसमें से आप सिर्फ 5 क्वेश्चन निकाल दो जो डायरेक्ट पूछेंगे कि इसका नाम क्या था, इस उपस्तर का मनोवैज्ञानिक कौन थे, ये सब ऐसे 5 क्वेश्चन आने वाले हैं। बाकी सारे क्वेश्चन ऐसे आने वाले 80 के 80 जो आपको व्यवहारिक ज्ञान से या ऑब्जर्वेशन से आपको आंसर देना है। क्लियर है सभी को, चलो। तो समझ में आया सर्वश्रेष्ठ उपस्तर यानी कि महत्वपूर्ण। अगर ये बोल देता है कि महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण उपस्तर कौन सा है, तो भी आपका आंसर क्या आना चाहिए, यही आना चाहिए, सामाजिक अनुरूपता। ठीक है, इसके बाद अर्थात इसमें बालक जो है, अब देखो समाज का है सामाजिक अनुरूपता। सामाजिक का मतलब क्या होता है, समाज से लिया गया है, यानी कि सामाजिक जो मानने वाली चीजें मानने लग जाता है, जो अमानने वाली चीजें उनका त्याग करने लग जाता है, वही क्या हो जाती है, सामाजिक गुण आ जाते हैं। यानी कि बालक क्या करेगा, बालक वही करेगा जो समाज में देख रहा है, जो बालक समाज में समझ रहा है। यानी कि बालक, बालक जो समाज में, जो समाज में देख रहा है उसके अनुरूप, उसके अनुरूप ही बनने की कोशिश करता है। क्या करता है, बनने की कोशिश करता है। यानी कि बालक जो भी समाज में देखेगा, जो भी समाज से सीखेगा, उसके अनुरूप ही अपने आप को बनाने की कोशिश करेगा। यानी कि ये समाज ऐसा है तो मुझे भी ऐसा ही बनना चाहिए, ये सामने वाला मेरे ऐसे कार्य कर रहा है, ऐसी नैतिक गुणों का प्रदर्शन कर रहा है, तो मुझे भी ऐसे नैतिक गुणों का। समाज का मतलब माता पिता से भी है, समाज का मतलब पड़ोसी से भी है, समाज का मतलब स्कूल से भी है, समाज का मतलब बाहर के एनवायरमेंट से। पूरा ये पूरा क्या है, समाज ही तो है। वो जो भी देखेगा, तभी तो कहते हैं कि बालक के सामने जो भी आप कार्य करते हो ना, वो देख कर करना चाहिए, नहीं तो वो देख कर ही सीखता है। आप उसके सामने लड़ रहे हो, माता पिता लड़ रहे हैं, और बच्चे से कह रहे हो बाद में कि हमारा तो बेटा बिगड़ा हुआ है, पता नहीं हमसे भी क्या लड़ता रहता है दिन भर। अरे भाई, आप तो देखो पहले अपने आप को। आप बच्चे के सामने लड़ रहे हो, बच्चे के सामने मारा पीट कर रहे हो,
तो बच्चा क्या करेगा कि यार जो मेरे माता पिता कर रहे हैं, मेरे माता पिता मतलब सही कर रहे हैं, तभी तो कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे तो मुझे डांटते रहते हैं। अगर मेरे माता पिता मेरे सामने ये लड़ रहे हैं तो अच्छा ही कर रहे होंगे, तो मैं भी ऐसा सीखूंगा। अगर आप बच्चों को जैसा ज्ञान दोगे, देखो एक चीज बताता हूँ, हम क्या है, एक चीज हमेशा बोलते रहते हैं कि बालक, हमारा तो बच्चा है ना दिन भर मोबाइल चलाता रहता है। ये कहना बिल्कुल गलत है। आपका बच्चा दिन भर मोबाइल नहीं चलाता, आप दिन भर मोबाइल चला रहे हो। कौन चला रहे हो? आप। आपका मतलब माता पिता, उसके घर में जो भी सदस्य है वो दिन भर मोबाइल चला रहा है। वो दिन भर मोबाइल चला रहा है, इसी कारण बालक भी दिन भर मोबाइल चला रहा है। अरे भाई, जैसा उसको समाज में रखोगे, जो भी वो देखता है वही सीखता है, दिमाग में डाल लेता है वो चीज को। अगर मान लो एक चीज बताओ, आप दिन भर अगर बालक के सामने बुक पढ़ते रहोगे या फिर ऐसा कार्य करते रहोगे जो आपके लिए ठीक है, आपकी हेल्थ के लिए सही है, तो मुझे बताइए, देखिए बालक कभी आपसे ये बोल दे कि आप मम्मा मोबाइल दो, पापा मोबाइल दो, मुझे मोबाइल चलाना है, नहीं करेगा। मैं पूरी गारंटी के साथ बोल सकता हूँ ये चीज कि वो कभी नहीं करेगा। आप उसके सामने 24 घंटे मोबाइल, जो भी आप कार्य करते हो, जितना आप मोबाइल चलाते हो, कभी एक बार उतनी ही बुक पढ़ के देखना उसके सामने, बिल्कुल वो भी आपके सामने ही बुक पढ़ने लग जाएगा उसको। क्योंकि उसको क्या दिख रहा है कि मेरे माता पिता क्या कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, मेरे माता पिता जैसा काम करेंगे, जैसा आप लड़ाई करोगे तो वो भी लड़ाई सीखेगा। फिर ये बाद में ये आप नहीं कह सकते हो कि यार मेरे बच्चे ऐसे बिगड़ गए हैं या मेरे बच्चे ऐसे हैं, पता नहीं समाज से क्या सीख रहा है। समाज की तो बाद में जाता है, पहला वो उसकी शिक्षा पहले कहाँ हो जाती है? घर में हो जाती है, उसके होम में हो जाती है, यानी कि वो अपने माता पिता को देखकर ही सीख लेता है। बाद में आता है समाज, तो बाहर जाने लगता है। क्लियर है कि नहीं है? समझ में, सबको समझ में आई दोस्तों? सर्व से उप स्तर पूछे, समझ में आई सभी को? आप वही रिलेटेड चीजें हैं सामाजिक से, यानी कि बालक जो समाज में देखता है वही सीखता है और उसी के कारण उसमें नैतिक गुण विकसित हो जाते हैं। यानी कि वो किसके अनुरूप ढालने की कोशिश करेगा? वो बिल्कुल समाज के अनुरूप ढालने की अपने आप को कोशिश करेगा। क्लियर है कि नहीं है? आप ऐसे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे लिखता हूं जो भी मुझे बताना है। मिटा दूं? चलो, ये बात हुई कुछ सामाजिक अनुरूपता की। अब आगे बात करते हैं और सामाजिक अनुरूपता की। यही उप स्तर है दोस्तों, यही जो उप स्तर है सामाजिक अनुरूप की अवस्था, इसी उप स्तर में सबसे ज्यादा नैतिक तथा सामाजिक, नैतिक तथा सामाजिक गुणों का प्रदर्शन करता है, प्रदर्शन करता है। आपसे पूछ ले कि सबसे ज्यादा सामाजिक और नैतिक गुणों का प्रदर्शन कौन सी उप स्तर में करेगा, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? सामाजिक अनुरूपता। यानी कि वो एक लक्ष्य बना लेता है, किसको? बालक एक लक्ष्य बना लेता है समाज को। अब किसको लक्ष्य बना लेगा? समाज को बना लेगा। अब देखो, समझो यहां पर क्या बोल रहा हूं मैं। देखो इधर, समाज को एक लक्ष्य बना लेता है। अब देखो, वो जो समाज में मान लो कि उसके सामने बुरा हो रहा है, मान लो उसने घर पे क्या देखा, वही उसके लिए नैतिक गुण हो जाएंगे। अनैतिक गुण वही उसको क्या मान लेगा? नैतिक गुण भी मान लेगा कि मेरे सामने मुझे क्या दिखाई दे रहा है, समाज में मुझे क्या दिखाई दे रहा है। तो इससे वो क्या करेगा? अपने आप को कभी कभी क्या कर देगा? हानि पहुंचाने लग जाता है अपने आप को, अपने आप को हानि पहुंचाने लग जाता है, हानि पहुंचाने लग जाता है। और दूसरी चीज, स्वयं निर्णय करने की क्षमता, स्वयं निर्णय करने की क्षमता विकसित नहीं होती है। दो चीजें राइट और लगा रहा हूं, अपने आप हानि पहुंचाने लग जाता है, बिल्कुल पहुंचाने लग जाता है। स्वयं निर्माण करने की क्षमता बिल्कुल नहीं पाई जाती है। जाने कि इस उप स्तर की अपन बात करें, इसमें सबसे ज्यादा वो सामाजिक गुणों का, नैतिक गुणों का प्रदर्शन करता है, क्योंकि उसको क्या चाहिए? प्रसन्नता प्राप्त करनी है। जैसा मैंने पहले बात करी, अवस्था जैसे एज बढ़ती जाएगी और एज बढ़ने के साथ साथ सामाजिक गुण भी उसमें विकसित हो जाएंगे। यानी कि समाज के अनुरूप वो अपने आप को क्या लग जाता है? ढालने लग जाता है, जैसा समाज देखता है। अब समाज में यह बात नहीं कर रहा हूं कि वो क्या कर रहा है, उसने परिवार में क्या देखा, उसने बाहर क्या देखा, पड़ोसी को क्या देखा, इसलिए तो वो बार बार अगर गंदी चीजें देख रहा है या फिर गलत तरीके से उसके सामने चीजें पेश आ रही है,
या फिर गलत तरीके से उसको जो कुछ दिखाई दे रहा है वो गलत है, लेकिन उसको नहीं पता है ये सारी चीजें, उसको नहीं पता है कि जो घर पे हो रहा है वो क्या हो रहा है। इसीलिए वो बहुत बार क्या है, उन चीजों का प्रदर्शन भी करता है बाहर जाके। उसको पता तो है, अभी मैंने आपको बताया कि जैसे माता पिता उसके सामने लड़ रहे हैं या माता पिता के सामने वो बच्चा ऐसा सीख रहा है, तो उसको पता है, लेकिन वो अपने माता पिता को देखता है कि यार मेरे माता पिता है, हो सकता है मेरे माता पिता जो कर रहे हैं वो सही हो, लगता है उसको। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, अब वास्तविक स्वरूप का ज्ञान किस अवस्था में हो जाता है, इस अवस्था में हो जाता है, लेकिन अपने आप को हानि पहुंचाने लग जाता है क्योंकि समाज में आ गया वो। जैसे वो मान लो किसी आपने गलत काम किए, गलत तरीके से उसके नैतिक गुण हो, तो वो टोकेगा, उस चीज को करने के लिए मना करेगा, तो अपने आप को हानि पहुंचा देगा। स्वयं निर्णय लेने की क्षमता भी उसमें विकसित नहीं हुई है। बहुत बार क्या होता है कि दोस्तों, एक लाइन बोलूंगा मैं आपको, उस लाइन में आपको पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा। आप बहुत सी जगह सही होते हो, जिंदगी में आप बहुत सी जगह ज्यादा सही होंगे, ज्यादा सही अपने आप को साबित करोगे कि हाँ मैं ज्यादा सही हूँ, लेकिन आपके सामने क्या है कि एक्सपीरियंस लोग ज्यादा आ जाएंगे, अनुभवी व्यक्ति ज्यादा आ जाएंगे। तो आप अपने आप को क्या सोचोगे कि मेरे सामने वाला अनुभवी व्यक्ति अगर ये कुछ बोल रहा है तो हो सकता है ये ज्यादा सही हो सकता है मैं गलत हूं, तो वो अपनी बात वहीं खत्म कर देता है, द एंड कर देता है अपनी बात का और वहीं चुप हो जाता है। तो ये कारण होता है कि कुछ जो पॉसिबिलिटी बनती है राइट और रॉन्ग के बीच में, तो वो राइट नहीं हो पाती, वो रॉन्ग ही रह जाती, क्योंकि अनुभवी व्यक्ति बोल गए, क्या बोल गए, अनुभवी व्यक्ति उस बातों को बोल गए, वो चीजें कर गए, और अपन ने वो सहन क्यों कर ली, क्योंकि अपन से ज्यादा अनुभवी थे वो, क्योंकि उनको बैठने के लिए कुर्सी मिली हुई है। और अपने आप ही एक जनरली एक चीज लो, कवि सम्मेलन आपने देखा है दोस्तों, अब कवि सम्मेलन में जो कवि जो भी बोलते हैं वो आपके लिए सही बन गई, क्योंकि आपने क्या माना कि ये तो कवि है यार, ये मंच पर बैठा हुआ है, अपन तो श्रोता है जो जमीन पे बैठे हुए हैं। जमीन से खड़े होकर आप कुछ बात बोल देते हो सकता है आपको दबाया जा सकता है वहां पर। तो उसके लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, एक जज्बा हासिल करना पड़ेगा, एक स्ट्रगल लाइफ होती है ये कि आपको वहां से हटके एक मंच पर जाना होगा अपनी बात को रखने के लिए। आप अपनी बात वहां पर नीचे बैठ के साबित नहीं कर सकते दुनिया में, इसके लिए आपको एक मंच की जरूरत पड़ेगी, एक कुर्सी की जरूरत पड़ेगी, जब जाके आप वहां पर डिसीजन ले पाओगे। तो अनुभव बहुत मायने रखता है कि लाइफ में आप अनुभव बहुत ज्यादा हो, ठीक है। यही चीज मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूं कि अपने आप को हानि पहुंचाने लग जाता है और स्वयं निर्णय करने की क्षमता उसमें विकसित नहीं हो जाती। अगर आपसे डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि अपने आप को हानि पहुंचाना कौन सी अवस्था में नहीं पहुंचाता है, तो इसके आगे वाली अवस्था में, यानी कि उत्तर परंपरागत अवस्था में स्वयं निर्णय करने की क्षमता उसमें पाई जाती है। अगर नहीं पाई जाती है तो कौन से उपस्तर में, परंपरागत उपस्तर में, यानी कि सामाजिक अनुरूपता में, और पाई जाती है इसके आगे वाले में, यानी कि उत्तर परंपरागत अवस्था में। क्लियर है सभी को, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? कोई चीज ऐसी जो आपको डाउटफुल लग रही हो तो आप मुझे कमेंट में, कई बार दोस्तों मैं क्या बोलता हूं ना, तो आप ऑब्जर्वेशन नहीं करते होंगे उन बातों में, तो बहुत सारी बातों को कभी उलझन हो जाती होगी, सर ने पता नहीं क्या बोल दिया, हम तो समझे ही नहीं। तो बिल्कुल, अगर आपको कोई वर्ड मेरा समझ में नहीं आया तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं आपको बाद में भी समझा सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर कनेक्टिविटी जो बनी हुई है ना अपनी, कि आप मेरे को ऑनलाइन देख रहे हो, आप मेरे सामने ऑफलाइन हो, तो इसीलिए मैं जो बोल रहा हूँ बहुत बार आपको वही राइट लगेगा। तो आपको अगर कोई डाउट लग रहा है, बिल्कुल दोस्तों, हो सकता है मेरे मुंह से कुछ एक दो बातें गलत निकल जाए, आप क्लियर करने के लिए कमेंट पे लिखिए। अगर ये ऑफलाइन क्लास से होती तो आप डायरेक्ट मुझसे पूछ लेते कि सर आप ऐसा बोल रहे थे वहां पर, या ऐसा आपने बोला। तो वो यहाँ पर कनेक्टिविटी, यहाँ पर कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है अपना, ठीक है। जो कम्युनिकेशन होगा उस टाइम अपन बात कर लेंगे, ठीक है। ये समझ में आया सभी को, क्लियर है? चलो आगे बात करेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, मिटा दूं? अब बात करते हैं लास्ट स्टेज के बारे में और खत्म कर देंगे क्लास को। ज्यादा बड़ा नहीं है, अब आगे छोटा है मैटर, इतना बड़ा नहीं है। थर्ड स्टेज आती है आपके उत्तर परंपरागत अवस्था। इसी को बोलते हैं उत्तर नैतिक अवस्था, यानी कि नैतिक अवस्था के बाद भी ज्यादा बढ़ गया है।
ठीक है, इतने ही दो नाम ही काफी है, बाकी आप समझ जाओगे। रित्तेकाल बोला यानी कि उत्तर रित्तेकाल हो जाएगा वो। इसकी उम्र सीमा की बात करें, उम्र सीमा आपको ध्यान रखनी है, क्लियर है? कितनी है? 13 से अबव। कितनी है? 13 से अबव। कौन सा स्तर है? स्तर की बात करें, कौन सा स्तर है? थर्ड स्तर। कौन सा स्तर है दोस्तों? थर्ड स्तर ये है। इसके बाद और बात करें अपन, उम्र सीमा क्या है? 13 से अबव, यानी कि किशोर अवस्था से, किशोरावस्था। इसमें टोटल बात करें, अगर कंप्लीटली अपन बात करें तो कहां से प्रारंभ होगी? किशोर अवस्था के मध्य से प्रारंभ होकर वयस्क, वयस्क तक, वयस्क या प्रौढ़ावस्था तक, प्रौढ़ावस्था तक चलती है। क्लियर है? कहां से कहां तक? किशोर अवस्था के मध्य से प्रारंभ होती है और कहां तक चलती है? वयस्क अवस्था तक या पूरी लाइफ तक। जब तक आप जिंदा रहते हो तब तक आप क्या करते रहते हो? उस नैतिक गुणों का पालन भी करवाओगे और खुद भी पालन करोगे। यानी क्या होगा इस स्तर में? नैतिक नियमों, इस स्तर में नैतिक नियमों या गुणों का, क्या बोल रहा हूं, इस स्तर में नैतिक नियमों या गुणों का निर्माण करने लग जाता है। यानी कि उसमें खुद तो वो पालन करेगा और निर्माण भी करने लग जाएगा। गुणों का निर्माण करने लग जाता है, करने लग जाता है। अब देखो, हर बार एक ही बात बोलूंगा मैं कि कोई भी चीज का निर्माण कब कर देता है। मान लो आपने एक घर को देखा, पहले किसी घर को देखा, एक कारीगर जो रहता है वो ये चीजें कब कर लेता है कि एक तो रहता है कि मजदूर लोग रहते हैं और एक रहता है दोस्तों जो कारीगर रहता है। तो कारीगर की ज्यादा तनख्वाह रहती है, मजदूर की कम रहती है। तो मजदूर को यानी कि कौन सा कार्य नहीं आता? उसको घर बनाना नहीं आता। और कारीगर को क्या टैलेंट होता है कि वो अपना आपका घर बना लेता है, एक निर्माण कर देता है किसी भी चीज का। उसका कारण क्या होता है कि वहां पर पूर्ण रूप से बुद्धि का विकास हो सकता है, पूर्ण रूप से सीखा हुआ ज्ञान काम आता है। अब यहां पर क्या करेगा कि पूर्ण रूप से उन नियमों का, नैतिक गुणों का और नैतिक नियमों का तो पालन करेगा ही। इस अवस्था में, इस अवस्था में नैतिक नियमों का पालन करेगा ही। क्या सही है क्या गलत है इसके बारे में पूरा भेद हो जाएगा उसको, हाँ बिल्कुल ये सही है और ये गलत है। और दूसरे सामने वाला अगर कोई मान लो गलत कार्य कर रहा है, नैतिक गुणों का पालन नहीं कर रहा है, नैतिक नियम नहीं मान रहा है, अनैतिकता अपना रहा है, तो उसको बोलेगा भी सही कि हाँ ये ऐसे मत किया कर, ये गलत बात है, इसकी ये सजा हो सकती है, तेरे को यहाँ पर उठा के ले जाएंगे, या फिर इसका ये तेरे को जो कानून की तरह से ये ऐसा ऐसा वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें आती है, वो ऐसा होने लग जाए। यानी कि नैतिक नियमों का निर्माण के साथ साथ प्रदर्शन भी करता है और करने लगता है। ये क्यों होता है? कारण, इसका कारण मैं बताता हूं आपको। कारण क्या होता है? बुद्धि का पूर्ण विकास हो जाता है, पूर्ण विकास हो जाता है। आपको पता भी होगा किशोर अवस्था में बुद्धि का क्या हो जाता है? पूर्ण विकास हो जाता है। अब इसके बाद बुद्धि, नई बुद्धि नहीं आती, उसी बुद्धि का विकास होता चला जाता है। यानी कि फिर कम हो जाएगा। अगर मान लो आप रेगुलर पढ़ाई नहीं कर रहे हो दोस्तों, आपने कभी बुक को पढ़ा है, आपकी 10th की बुक बिल्कुल पढ़ ली ना, 100 to 100 भी आगे होंगे किसी के हिंदी में या इंग्लिश में या 12th में, किसी भी सब्जेक्ट में आपने 10th का एग्जाम दिया, 100 to 100 आया आपके इंग्लिश में। अगर मैं आपसे ये कहूं कि 4 साल बाद या 5 साल बाद उसी इंग्लिश का पेपर में आपसे लेना चाहता हूं, तो क्या 5 साल बाद भी 100 to 100 आएंगे? क्या नहीं आएंगे। कारण क्या रहता है? अरे भाई आने चाहिए ना भाई, आपके 100 to 100 आ रही है मतलब आपको इंग्लिश पूरी आ रही है ना, फिर बाद में क्यों नहीं आता? इसका कारण है क्योंकि उसने प्रैक्टिस नहीं करी बुद्धि का। उस जो इंग्लिश में जो उसने बुद्धि ज्ञान लगाया था उस टाइम वो रेगुलरिटी बना रहा था पढ़ाई करने में, लेकिन आज रेगुलरिटी नहीं है उस चीज में, आज उसने छोड़ दिया है उसको। अब कब लाएगा वो चीजें? अब आप उसको बोलोगे कि मैं तुझे 6 महीने का टाइम देता हूं, इंग्लिश में 100 to 100 आना चाहिए, बिल्कुल ला सकता है वो 100 to 100, लेकिन ऑन स्पॉट अगर आप उसको बोलो तो बिल्कुल नहीं आएंगे। हो सकता है 40 नंबर ही आए उसके। क्लियर है दोस्तों? ऐसी चीजें आपको समझ में आ जाना चाहिए। जो शब्दों का खेल है ना, जो शब्द में उछाड़ उछाड़ के फेंक रहा हूं आपके सामने, ये ऐसे ही नहीं फेंक रहा हूं मैं,
आप इसको ही समझो बस, यहाँ पर चीजें शब्द ही समझने की है, बाकी और कुछ भी नहीं है। क्लियर है? इस अवस्था में नैतिक नियमों का, नैतिक गुणों का निर्माण भी करने लग जाता है, खुद तो पालन करेगा, निर्माण भी करेगा। कारण क्या रहता है? क्योंकि बुद्धि का पूर्ण रूप से विकास हो जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर समझ में आ गया हो तो आगे बात करेंगे। मिटा दूं? चलो, देखो अब आपसे अगर ये पूछ लेते हैं कि निर्णय लेने की क्षमता कौन सी अवस्था में विकसित हो जाती है, नोट लगा रहा हूं, लिख देता हूं ताकि याद हो जाए। निर्णय, बालक में निर्णय करने की क्षमता विकसित हो जाती है। क्लियर है? कौन सी अवस्था में? उत्तर परंपरागत हो। अब इसके कितने उपस्तर है? 2 उपस्तर है। कितने? 2 उपस्तर है। पहले उपस्तर की अपन बात कर रहे थे जिसका नाम है सामाजिक, क्या कौन से नाम है? इसको विवेक भी बोलते हैं। पहले लिख देता हूं, विवेक की अवस्था, विवेक की अवस्था या सामाजिक, समाज से अच्छे संबंध, संबंध ये भी नाम आपको मिल जाएगा कई जगह देखने को। समाज से के साथ अच्छे संबंध या समाज से अच्छे संबंध। विवेक, विवेक क्या होता है? कोई बताएगा मुझे कि विवेक का अर्थ क्या होता है? विवेक का अर्थ होता है कि अपन बोलते हैं कि इसने अपने विवेक का प्रयोग किया। इसका मतलब होता है कि अच्छे बुरे का अगर उसमें टोटली रूप से अगर समझ आ जाती है। अब समझ कब आएगी? जब निर्णय ले लेगा। आगे ना समझ उसमें तो अवस्थाएं भी ऐसी होगी। विवेक आ जाएगा, समाज से अच्छे संबंध आ जाएंगे, यानी कि टोटली उसमें क्या आ गया? अच्छे बुरे का ज्ञान हो गया उसमें और समझ आ गई है। इसी को बोलेंगे विवेक, समाज के साथ अच्छे संबंध। समाज के प्रति अब क्या करेगा? इसमें समाज के प्रति अच्छे संबंध, अच्छे संबंध स्थापित करेगा। अच्छे बुरे का, अच्छे बुरे का उचित ज्ञान हो जाता है, उचित ज्ञान हो जाता है। क्या बोल रहा हूं? समाज के प्रति अच्छे संबंध स्थापित करेगा, जैसे कि नेतागिरी का काम करना। आपको पता होगा कि अगर मान लो वो सामने प्रदर्शन अच्छा नहीं कर रहा है तो आपको उसको नेता चुन लोगे क्या? नेतृत्व करने की भावना उसमें कब आएगी? जब वो समाज के सामने अच्छे प्रदर्शन करने लगेगा, अंदर से कैसा भी हो, लेकिन सामने बाहर से कैसे बताएगा? समाज को कैसे बताएगा कि मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत अच्छे से आओ संबंध स्थापित करूंगा। मतलब कितनी वो, बिल्कुल आप नेतागिरी वाली बात समझ जाओ। संबंध स्थापित करेगा, अच्छे बुरे के उचित ज्ञान हो जाता है उसमें, क्या अच्छा है क्या बुरा है बिल्कुल उचित ज्ञान हो जाता है। और नैतिक गुणों का, नैतिक गुणों का क्या करेगा फिर? प्रदर्शन करेगा। क्या करेगा? प्रदर्शन करेगा। अब विवेक है, यानी कि किसका प्रयोग करेगा? विवेक का प्रयोग करेगा, विवेक का प्रयोग करेगा और सारी चीजें अच्छी प्रदर्शन करेगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा? अब नोट लगा रहा हूं, यहां पर समझ जाना। वो पहले मैंने लिखा ही दिया, उस बात को यहां पर लिख रहा हूं। अब मैं अपने आप को, अपने आप को हानि नहीं पहुंचाता है, हानि नहीं पहुंचाता है। क्योंकि वो जानने लग गया अच्छे बुरे को, तो अपने आप को क्या करेगा? हानि नहीं पहुंचाएगा। जबकि उस स्तर में क्या करेगा? अपने आप को हानि पहुंचाता है। ये सारी चीजें, ये आपको उप स्तर समझ में आया? सभी को सभी को समझ में आ जाना चाहिए उप स्तर। क्लियर है? अच्छे से समझ में आया सभी को? अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 2 मिनट का टाइम और लगेगा, इसके बाद क्लास खत्म कर देंगे।
ठीक है, क्लियर है, मिटा दूं? चलो, अब बात कर लेते हैं दूसरे उप स्तर के बारे में। आपको सारी चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। अभी तक की कोई भी चीज आपको ऐसी हो जो समझ में नहीं आया, कोई वर्ड ऐसा हो अगर समझ में नहीं आया तो आप मुझे बताइए। सभी को क्लियर हो रहा है? चलो, अब बात करते हैं बी वाले यानी कि सेकंड नंबर के उप स्तर के, सार्वभौमिक संबंध। सार्वभौमिक संबंध क्या नाम है? सार्वभौमिक संबंध। सार्वभौमिक का अर्थ सभी को पता होगा, क्या अर्थ होता है सार्वभौमिक का? सार्वभौमिक का अर्थ होता है, जल्दी से बताइए, देखिए कौन कौन बताएगा, मैं वेट कर रहा हूं। सार्वभौमिक का अर्थ बताइए मुझे। बता दिया। सार्वभौमिक का देखो सुनो, सार्वभौमिक का अर्थ होता है संपूर्ण। क्या अर्थ होता है? संपूर्ण। आपने एक वर्ड देखा होगा, सार्वभौमिक सत्ता, यानी कि पूरा का पूरा इसी का है, संपूर्ण। अगर पूरा वर्ल्ड ये है, अगर वो कहीं पर भी भेजेगा, पूरा वर्ल्ड संपूर्ण हर जगह पर, यानी कि एक भी ऐसी जगह नहीं है जहां पर अलग पालन कर रहा है और अलग यहां पर अलग रह रहा है। यानी कि सार्वभौमिक संबंध, सभी से अच्छे संबंध बनाने की कोशिश करेगा, सभी से बुरे संबंध बनाने की कोशिश करेगा। संपूर्ण, सार्वभौमिक का मतलब होता है संपूर्ण। अब इस ये क्या है दोस्तों? उप स्तर है। क्या है? उप स्तर। अपन किसकी बात कर रहे हैं? उप स्तर के बारे में। इसी उप स्तर में, इसी उप स्तर में बालक सबसे अधिक कौन से उप स्तर की बात कर रहे हैं? इस उप स्तर में बालक सबसे अधिक नैतिक नियमों का निर्माण करता है। अगर आपसे अवस्था पूछ लेता है, यहां पर आप कंफ्यूज मत होना, मैं क्या लिख रहा हूं उसमें कंफ्यूज नहीं होना, मैं बोल रहा हूं उस पर ध्यान देना। अगर आपसे ये पूछ लेता है कि कौन सी अवस्था में, कौन से स्तर में नैतिक गुणों का निर्माण करता है, तो आंसर क्या आएगा? उत्तर परंपरागत अवस्था। डिपेंड करेगा आपके ऑप्शन पर। क्या क्या बोला मैंने बच्चों? डिपेंड करेगा अपने ऑप्शनों पर। अगर ऑप्शन में इसके उप स्तर है, अवस्था के साथ ही उप स्तर है, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? सार्वभौमिक संबंध। सार्वभौमिक संबंध अवस्था। इस अवस्था में क्या करता है? नैतिक गुणों नियमों का निर्माण करता है, यानी कि अपने मन से अपने मन से सबसे अधिक इस उपस्तर में, इस उपस्तर की बात करें, सबसे अधिक कार्य करता है। क्या करता है? कार्य करता है। और इसी उपस्तर में समाज को नैतिक नियम का पालन तो करवाएगा ही, पालन करवाएगा तथा खुद भी पालन करेगा। सीधा सा अर्थ है दोस्तों, सीधा सा अर्थ यही है कि सीधा सा अर्थ क्या है कि सार्वभौमिक संबंध। सार्वभौमिक संबंध का मतलब संपूर्ण, संपूर्ण यानी कि सभी से अच्छे संबंध स्थापित करेगा, सभी को लोगों को जो है नैतिक गुणों का या नैतिक नियमों का पालन करने के लिए बोलेगा, प्रेरित करेगा उनको। खुद तो क्योंकि नेता, अरे भाई आप समझो ना, क्योंकि इसकी अवस्था क्या है? 13 से ऊपर, नेतृत्व करने की भावना, नेता बनने की भावना, प्रदर्शन करेगा समाज में जाके, अच्छा प्रदर्शन करेगा, सबको दिखाएगा कि मैं अच्छा हूं, मैं नैतिक गुणों का पालन भी करता हूँ, देखो ये अच्छा है, ऐसा पढ़ो, देखो बोर्ड लगा हुआ है उसमें ये लिखा हुआ है, इसको देखो, अरे भाई कचरा यहाँ क्यों फेंक रहे हो, अरे भाई यहाँ यूं कर रहे हो, अरे भाई ये क्यों कर रहे हो, वहां पर बोर्ड नहीं देखे क्या आपने? ऐसा नहीं देखा क्या? गवर्नमेंट क्या क्या निकाल रही है, आप पढ़ते नहीं हो क्या? कानून अभी क्या है, पुलिस वहां खड़े हैं, आप ऐसा नहीं लगा के, हेलमेट नहीं लगाते हो, मास्क नहीं पहन रखा क्या? कोरोना कितना चल रहा है, आप मास्क पहन के क्यों नहीं निकलते हो? इस तरह के वगैरह वगैरह।
मास्क बांटने लग जाएगा, समाज को बताएगा कि मास्क कैसे बनाते हैं वगैरह वगैरह। आप समझ सकते हो ये सब किस में आते हैं, नैतिक गुणों में आते हैं। सभी को क्या करेगा, नैतिक गुणों का प्रदर्शन भी करवाएगा और खुद भी पालन करेगा। तो कौन सी उप स्तर में, सार्वभौमिक, और कौन सा स्तर में, उत्तर परंपरागत स्तर में। ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। और बाद में बोल रहा हूं कि अपने मन से कार्य करेगा। आप उसको घर पे कितना भी टोक लो कि ऐसे मत क्या कर, तेरे क्या काम है, तेरे क्या मतलब है, क्यों मतलब नहीं है, मैं समाज से जुड़ा हुआ, मेरे दोस्त जुड़े हुए हैं, हमारे भैया है, नेता है, कॉलेज में चुनाव चल रहे हैं, ये चल रहे हैं, मैं बाहर जाऊंगा, उनके नेतृत्व करूंगा। ये सारी चीजें अपने मन का कार्य करेगा तभी तो, अरे भाई अपने मन का कार्य करेगा तभी तो उसमें नैतिक गुण विकसित होंगे, तभी तो नैतिक नियमों का पालन करता है। आपने देखे होंगे, आप जनरली एक लाइफ से जोड़ो अपने कनेक्ट को, अपना जो भी एक्सपीरियंस है आप एक बार लाइफ से जोड़ो, एक बार कॉलेज की तरफ जाओ, आप बैक कॉलेज की तरफ बैक जाओगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ मैंने भी ऐसा ही किया था, हाँ मैंने भी ऐसा ही किया था। घर वाले बोलते थे कि तेरे क्या मतलब उस रैली में जा रहा है, क्या मतलब है, क्यों जाएगा, जैसे ही पापा घर से निकलेंगे फिर रैली में निकल जाएगा, क्योंकि समाज से जुड़ा हुआ है, संबंध स्थापित करना चाहता है, अच्छे सार्वभौमिक संबंध स्थापित करना चाहता है। क्लियर है, ये होता है कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत जो है खत्म होता है। सभी को कोहलबर्ग का सिद्धांत कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, वेट कर रहा हूं मैं आप सभी का। सभी को मजा आ रहा है, ताला बजनी चाहिए दोस्तों। सभी को क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी। चलो अब नेक्स्ट सिद्धांत की अपन बात करने वाले हैं अगली क्लास में। आज की क्लास यहीं पर अपन खत्म करेंगे। आप सभी को क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। प्लीज आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेयर जरूर किया करें, क्योंकि आप जितना शेयर करोगे तभी बच्चे नए देखेंगे, कभी कभी गलती से अगर क्लास देख लेंगे, अगर अच्छी लगी तो रेगुलर आ जाएगा। क्लियर है, चलो आज के लिए इतना काफी, धन्यवाद।